दोस्तों, गोस्वामी क्लासेस पर आप सभी का वेलकम है। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ जूड द ऑब्स्क्यूर, जो कि थॉमस हार्डी का एक फेमस नावल है। हार्डी, जिनको आप जानते हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, थॉमस हार्डी। और इसके साथ साथ जो हार्डी हैं, हार्डी अपने रीजन वेसेक्स के लिए भी जाने जाते हैं। तो आज मैं आपको जूड की कहानी सुनाने वाला हूँ, जूड द ऑब्स्क्यूर की। और इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो सोशल प्रॉब्लम्स थी विक्टोरियन इंग्लैंड में, उनको ये जो नावल है ये रिप्रेजेंट करता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिलीजियस स्केप्टिसिज्म की भी बात हम करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं, इलिसिट रिलेशंस हैं, उन सभी फैक्टर्स को लेकर तो कुल मिलाकर एक सेक्सुअल एक्सपोजिशन और जो कोर्स ऑफ लव है उसको ये रिप्रेजेंट करता है जो ये नावल है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि जो प्रेम है, प्रेम की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है, और उसके ऊपर किस प्रकार से जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं वो हावी हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स की हम बात करेंगे इस नावल में, जिसका नाम है जूड द ऑब्स्क्यूर। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए अपना ये नावल जूड द ऑब्स्क्यूर। दोस्तों, जूड द ऑब्स्क्यूर थॉमस हार्डी का फेमस नावल, जो कि 1896 में पब्लिश हुआ था। और इस नावल की जो स्टोरी है ये वेसेक्स में सेट है। तो और ये जो कहानी है एक साउदर्न विलेज की कहानी है इंग्लैंड में। और ये जो विलेज है दोस्तों, वेसेक्स का ही एक विलेज है, ठीक है। तो उसकी ये स्टोरी है जो इसकी सेटिंग है। अब हम बात करते हैं ये जो स्टोरी का जो प्रोटैगोनिस्ट है वो कौन है। कहानी का प्रोटैगोनिस्ट, कहानी का नायक है जूड फॉली, ठीक है ना। ध्यान रखना, जूड फॉली जो है वो कहानी का इसका प्रोटैगोनिस्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूड फॉली किस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, तो आपका आंसर होगा जूड द ऑब्स्क्यूर। तो साउदर्न इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में ये रहता है, जो कि वेसेक्स का हिस्सा है। और वो क्राइस्ट मिनिस्टर जो है एक बहुत फेमस कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आता है। तो क्राइस्ट मिनिस्टर में वो क्या बनना चाहता है, वो एक स्कॉलर बनना चाहता है। तो कहने का मतलब क्राइस्ट मिनिस्टर से वो स्टडी करना चाहता है जो जूड है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ग्रेट स्कॉलर के रूप में वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो यही कारण है कि अपनी जो यूथ एज थी उसकी, उसमें उसने क्लासिकल ग्रीक को सीखा, लेटिन भाषा का ज्ञान लिया, और इंग्लिश का तो था ही उसको नॉलेज। तो इंग्लिश, लेटिन और ग्रीक, इन सभी भाषाओं का उसने अच्छी तरह से स्टडी की। और उसकी हमेशा एक उम्मीद ये रहती थी कि वो यूनिवर्सिटी में इजीली एंटर कर लेगा और वो एक अच्छा स्कॉलर खुद को बना पाएगा। अब इसके बाद दोस्तों कि उसका स्वप्न ये पूरा होता, इसी बीच में उसका जो एक मिस अरबेला डॉन है दोस्तों, मिस अरबेला डॉन जो है, इनसे मुलाकात हो जाती है। मिस अरबेला डॉन से जब इनका एनकाउंटर होता है जूड का, तो मिस अरबेला कोर्स की जिसकी हम बात करें तो दोस्तों ये एक ऐसी लेडी है जो कि एक लस्टफुल, हम कह सकते हैं कि लस्टफुल लेडी होती है। और ये क्या करती है, ये उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेती है जूड के साथ। कहने का मतलब जूड को अपने हित में लेती है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन डेवलप करती है, और यहाँ तक कि उसको अपनी चाल का शिकार बना लेती है। और वो ये कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो अपने आप को प्रिटेंड करती है टू बी प्रेग्नेंट होने का प्रिटेंड वो करती है जूड से। वो कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब एनी हाउ जूड को अपने स्वप्न को उड़ान देने से पहले ही उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। और वो शादी कर लेता है किसके साथ, अरबेला डॉन के साथ। ध्यान रखना, अरबेला डॉन के साथ वो शादी कर लेता है। लेकिन ये जो शादी होती है ये एक फेलियर साबित होती है, और जो अरबेला है वो जूड को छोड़ देती है और ऑस्ट्रेलिया निकल जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया जब वो जाती है तो वहाँ पर भी वो एक मैरिज में इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसी बीच में दोस्तों जो जूड है वो क्लासिकल स्टडी को छोड़ देता है, क्योंकि जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन की परिस्थितियाँ देखते हुए उसने जो क्लासिकल स्टडी वो कंटिन्यू कर रहा था उसको वो छोड़ देता है। और जो अरबेला है, अरबेला जैसे कि आप जानते हैं कि अरबेला ने भी जूड को छोड़ दिया था, और जूड जो है वो क्राइस्ट मिनिस्टर की तरफ निकल पड़ता है।
अब अकेला वो वहाँ पर पढ़ता रहता है, ठीक है, और कुछ समय पश्चात वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश भी पा लेता है। अब वहाँ पर जब यूनिवर्सिटी में वो एंटर होता है तो वहाँ पर उसको अपनी कज़िन स्यू ब्राइडहेड से मुलाकात होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो स्यू ब्राइडहेड है ये स्टोरी की हीरोइन है, और स्यू ब्राइडहेड से जो जूड की मुलाकात होती है स्यू से, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्यू ब्राइडहेड किस कहानी की नायिका है, तो आपका आंसर होगा जूड द ऑब्स्क्यूर। तो स्यू ब्राइडहेड से उसकी मुलाकात होती है, और इसके साथ साथ जब स्यू से उनकी मुलाकात होती है तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी बीच में जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, आगे जीवन की कस्में भी खाते हैं, लेकिन इसी बीच में जो जूड है, जूड स्यू की मुलाकात अपने एक स्कूल टीचर से कराता है जिसका नाम होता है मिस्टर फिलॉटसन। याद रखना, जूड के स्कूल टीचर का नाम क्या था? मिस्टर फिलॉटसन। मिस्टर फिलॉटसन से वो स्यू की मुलाकात कराता है, यानी कि अपनी प्रेमिका की मुलाकात कराता है। और आप याद रख लेना दोस्तों, पहले वो शादी कर चुका है एरबेला से, एरबेला उसको छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है। और इसी बीच में उसकी मुलाकात अपनी कज़िन स्यू से होती है, और स्यू और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जो जूड है, जूड अपने टीचर मिस्टर फिलिटसन से वो उसकी मुलाकात कराता है, फिलिटसन से जो जूड है। और यहाँ पर जब स्यू मिस्टर फिलिटसन से मिलती है तो यहाँ पर वो उसको देखकर आकर्षित हो जाती है। मिस्टर फिलिटसन को देखकर स्यू जो है आकर्षित, देखिए आप खुद देखिए कि जो लव मैरिज रिलेशनशिप है किस प्रकार से हार्डी के उपन्यासों में कैसे दल बदलती हैं। आपने वहाँ भी देखा होगा रिटर्न ऑफ नेटिव में, आपने यूस्टेशिया को देखा होगा। यूस्टेशिया पहले विल्डीव से होती है और फिर उसके बाद क्लेमियोब्राइड के पास चली जाती है, फिर विल्डीव के पास आ जाती है। तो एक इस तरह से इंटरचेंज ऑफ लव देखने को मिलता है हमें। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें देखने को मिला, स्यू की मुलाकात किससे हो जाती है? जूड के टीचर मिस्टर फिलिटसन से हो जाती है। और मिस्टर फिलिटसन जो हैं वो एक दूसरे से मतलब ये अट्रैक्ट होते हैं, और जो स्यू है, स्यू इतनी आकर्षित, इतना प्रेम वो उससे करने लगती है कि उसको शादी के लिए कहती है कि वो उससे शादी करे। और जबकि वो जानती है कि जो मिस्टर फिलिटसन है वो उससे 20 साल बड़े हैं। जो मिस्टर फिलिटसन है कितने साल बड़े थे स्यू से 20 साल वो बड़े थे। अब लेकिन उसको तभी ये लगता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर जो वो उसके साथ इन्वॉल्व होती है तो शी हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिलेशन। अब उसको लगता है कि कहीं वो इसके साथ मिस्टर फिलिटसन के साथ जब वो सेक्सुअल रिलेशन करती है क्या वो कर पाएगी। वो हॉरिफाइड हो जाती है इस बात को सोचकर कि अपने प्रेमी के बारे में सोचकर, अपने प्रेमी की जो उसका प्रेम है अपनी प्रेमिका के प्रति, कि क्या उसका प्रेमी बर्दाश्त कर पाएगा कि वो किसी और के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करे, क्या इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इस चीज़ को देखकर उसको ये बात लगती है। जबकि देखिए अब स्यू का आप किरदार देखिए, एक तरफ तो वो प्यार कर रही है जूड से और दूसरी तरफ वो अपना दिल मिस्टर फिलिटसन को भी वो दे बैठी है। और उसके साथ साथ वो यहाँ पर इस बात को लेकर भी भयभीत दिखाई पड़ती है कि क्या वो जो जूड है वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगा। अब उसी बीच में वो मिस्टर फिलिटसन से कह देती है कि वो उसको परमिशन दे और वो उसको छोड़ दें, किसके लिए? जूड के लिए। अब वो केवल जूड के साथ ही रहना चाहती है। अब इसी बीच में वो ये कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और वो जो मिस्टर फिलिटसन है वो रेडी हो जाते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। और दूसरा व्यक्ति कौन है? उनका स्टूडेंट जूड ही है। तो जूड के लिए वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मिस्टर फिलिटसन इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने प्यार किया और लेकिन अपने प्रेम को प्राप्त न कर सके, और उस समय वो अपना जो स्कूल का जो उनका करियर था स्कूल मास्टर का उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी त्याग कर देते हैं। अब स्यू और जूड की मुलाकात फिर से हो जाती है और ये अपना एक साथ समय काफ़ी स्पेंड करते हैं। और जो स्यू जो होती है ना, स्यू को एक चीज़ का थोड़ा फोबिया होता है दोस्तों, उसको सेक्सुअल रिलेशंस का फोबिया है थोड़ा सा। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है और वो अभी बिना सेक्सुअल रिलेशनशिप के ही एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसी बीच में
ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्यू है, स्यू को दोनों चीज़ें पसंद नहीं है, ना तो सेक्स पसंद है और ना ही शादी जैसी कोई प्रथा वो स्यू को पसंद नहीं है। अब इसी बीच में अरबेला आ जाती है। अरबेला आप जानते ही हैं दोस्तों, अरबेला कौन है? अरबेला जूड की पहली पत्नी, वो आ जाती है। जूड की पहली पत्नी अरबेला आ जाती है। उधर स्यू है, स्यू जो कि जूड से इन्वॉल्व है, और यहाँ पर अरबेला अपने ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड को छोड़कर आ चुकी है। और उनका जो अरबेला का हस्बैंड था दोस्तों, वो क्या करता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिडनी में उसका होटल था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उसका होटल था, तो उसको वो छोड़कर आ जाती है। अब इसी बीच में अरबेला और जूड जो है दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं। और इसके साथ साथ जो स्यू है, स्यू जो है, स्यू भी डाइवोर्स दे देती है। किसको? मिस्टर फ्लेटसन को। क्योंकि मिस्टर फ्लेटसन और स्यू जो थे ये ऑलरेडी शादी कर चुके थे, लेकिन जो मिस्टर फ्लेटसन थे उन्होंने छोड़ दिया था जूड को। किसके लिए? सॉरी, स्यू को किसके लिए छोड़ दिया था? जूड के लिए छोड़ दिया था, उनके कहने पर। और दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं हो पाया था, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं मिस्टर फ्लेटसन जो हैं, जो दिखाए गए हैं, जो टीचर है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और यहाँ पर जो अरबेला है, अरबेला यहाँ पर जूड को एक बात बताती है, और अरबेला जूड से ये कहती है कि जब वो सेपरेट हुए थे, जब अरबेला और जूड सेपरेट हुए थे, तो वहाँ पर उसको 8 महीने बाद ही उसका बच्चा हुआ था। तो ये बात वो बताती कि उसको एक चाइल्ड हुआ जो कि 8 महीने बाद हुआ, और उसका नाम उसने जूक, ठीक है ना, उसका नाम उसने जूड के नाम पर रखा और उसको निकनेम दिया लिटिल फादर टाइम। दोस्तों याद रखना, व्हाट इज लिटिल फादर टाइम? लिटिल फादर टाइम क्या है जूड दी ऑब्सक्यूर में? तो आपका आंसर होगा, जब लिटिल फादर टाइम की बात आए तो आपका आंसर होगा ये अरबेला और जूड का बेटा था। अरबेला और जूड का बेटा था, जिसका नाम क्या था? लिटिल फादर टाइम था। तो लिटिल फादर टाइम अरबेला और जूड का बेटा था। और ये इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो जूड है, जूड स्यू को फोर्स करता है और स्यू को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में एस्टेब्लिश हो जाए, वो उसके साथ सेक्स करे। वो इस बात के लिए जूड जो है वो स्यू को एक तरह से फोर्स करता है और उसको कन्विंस भी करने की कोशिश करता है, प्यार से भी वो कहता है, हर तरह से वो उससे कन्विंस करने की कोशिश करता है। और एनी हाउ शी एग्रीज, और वो तैयार हो जाती है। और फिर वक्त बढ़ता चला जाता है और इसी बीच में हमें पता चलता है कि इनके 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं और तीसरा एक्सपेक्टेड था। तो ध्यान रखना दोस्तों, जूड और स्यू के कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए और तीसरा एक्सपेक्टेड था। और इसके अलावा जो अरबेला और जूड के कितना था? 1 बच्चा हुआ था, ठीक है, जो कि उनके बिछड़ने के सेपरेशन के 8 महीने बाद अरबेला को हुआ था। और इनमें जो जूड और स्यू के हुए 2 बच्चे हुए, तीसरा एक्सपेक्टेड था। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो समाज में जो उनका एक तरह से विरोध किया जाता है जूड और स्यू का, क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अनमैरिड कपल थे। दोस्तों जो वर्तमान में कंडीशन चल रही है लिव इन रिलेशनशिप की, वो कंडीशन यहाँ पर हार्डी ने उस समय दर्शाई है। तो उस समय वो बिना शादी के रह रहे थे, क्योंकि कारण क्या था? स्यू को जो ये शादी जैसी इंस्टीट्यूशन था, शादी जैसी जो प्रथा थी, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और यही कारण था कि वो विदाउट मैरिज, बिना शादी के वो एक साथ रह रहे थे। तो इस वजह से जो है वो एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन समाज को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, एक इस तरह का अनमैरिड कपल का एक साथ रहना और ऊपर से बच्चों के साथ रहना। तो इसको इलिसिट रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है, इलिसिट रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। अब उधर दूसरी तरफ जो उनका सोशली ट्रबल्ड बॉय है, जिसका नाम है लिटिल फादर टाइम्स, लिटिल फादर टाइम जो है ये अरबेला और जूड का बेटा है। अब उसको पता चलता है कि जो वो और उसके जो सिबलिंग्स हैं, और उनको ध्यान रखना, अपने जो भाई बहन हैं जो स्यू से और जूड से हुए हैं, उनको वो हाफ सिबलिंग का नाम देता है। दोस्तों हाफ सिबलिंग्स क्यों? क्योंकि उसमें उसके फादर का कंट्रीब्यूट था लेकिन मदर का कंट्रीब्यूट नहीं था, तो इस वजह से हाफ सिबलिंग उसको नाम दिया जाता है, हाफ सिबलिंग्स। तो उसके जो हाफ सिबलिंग्स हैं वो परिवार में कष्ट का कारण है, ऐसा लिटिल फादर टाइम को लगता है। और तो क्या करता है, जब
वो क्राइस्ट मिंस्टर की तरफ आते हैं जूड और स्यू, तो उस समय वो जो लिटिल फादर टाइम है वो स्यू के दोनों बच्चों को की हत्या कर देता है और इसके साथ साथ अब खुद को भी फांसी लगा लेता है और अपने पीछे एक नोट छोड़ जाता है। और उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है डन बिकॉज वी आर टू मैनी। और ये हमने इस वजह से किया क्योंकि हम बहुत सारे थे, तो इस वजह से मैंने ये ऐसा कर लिया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था स्यू के 2 बच्चे थे और तीसरा एक्सपेक्टेड था, और जो तीसरा एक्सपेक्टेड था, इस घटना के बाद में जब स्यू को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ये सब कुछ उसके साथ होता है, तो स्यू का मिसकैरेज हो जाता है। और वो क्या करती है, उस समय वो लिटिल फादर टाइम को ब्लेम नहीं करती और इसके साथ साथ वो खुद को, अपने आप को दोषी करार देती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और वो चर्च की तरफ निकल जाती है। दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि माइकल हेंचार्ड जो है, थॉमस हार्डी के जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में माइकल हेंचार्ड जब अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेच देता है, तो उस समय वो जब सुबह को उठता है नशे से, तो वो चर्च में जाता है, वहाँ पर भगवान के सामने एक प्रतिज्ञा लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर स्यू भी जो है वो वहां पर जाती है और उसको वहां पर ये विश्वास होता है चर्च में, और या फिर यूं कह लो कि फादर या प्रीचर के द्वारा ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है। डिवाइन रिट्रीब्यूशन क्या, कि ये इस वजह से है कि उसने गलत किया, उसने गलत ये किया कि उसने बिना शादी के उसके साथ वो रह रही थी, ये इलिसिट रिलेशन था जो कि रिलीजन में ये एक्सेप्टेड नहीं है, और इस वजह से उसके साथ ये मिसकैरेज और ये उसके बच्चों की हत्या जैसी घटनाएं उसके साथ इस वजह से हुई। अब उसी बीच में दोस्तों वहाँ पर दूसरा उसको ये भी है कि जो फिलेटसन है, फिलेटसन से उसने शादी की थी, उसके बाद में उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हुआ, और किसके साथ हुआ? जूड के साथ हुआ। तो कहीं ये गलत तो नहीं है। तो इन रिलीजियस फैक्टर्स को सोचकर वो आगे मूव करती है, लेकिन दूसरी साथ साथ वो कहती कि मैं जूड को कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, जूड मेरे दिल में रहेगा और जूड को मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। तो दोस्तों दोनों तरफ वो बनी हुई है। जूड को उसने छोड़ दिया है फिजिकली, और किसकी तरफ मूव हो गई है? वो फिलेटसन की तरफ मूव हो गई। वो फिलेटसन जो जूड का टीचर था और स्यू से 20 साल बड़ा था, उस फिलेटसन के पास वो चली जाती है और अपने खुद को वो एक तरह से पनिशमेंट देती है जब वो अपने हस्बैंड से ये बात कहती है कि अब आओ तुम मेरे साथ सेक्स कर सकते हो। तो इस बात को वो अपने हस्बैंड को कहती है, यानी कि फिलेटसन को वो इस बात के लिए अलाउ कर देती है कि अब उसका जो हस्बैंड है वो उससे जो है उसके साथ सेक्स कर देता है। और उधर जूड जो है वो एरबेला से दोबारा शादी कर लेता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इस कंडीशन के बाद में जो स्यू है, स्यू से मिलने के लिए जूड जो है, एक ऐसा वेदर है दोस्तों जो स्नोई वेदर है, फ्रीजिंग वेदर इसको हम कहेंगे, सारे में बर्फ जम रही है, और फाइनली वो उससे एक आखिरी मुलाकात उससे मिलना चाहता है। जैसे कि आपने एक लास्ट नाइट टुगेदर पढ़ी होगी, ऐसा ही वो जूड से मुलाकात करना चाहता है। और जब वो जूड से मुलाकात करना चाहता है और फ्रीजी वेदर होता है, उस समय वो निकल पड़ता है, तो वो सीरियसली इल हो जाता है, सीरियसली बीमार हो जाता है और वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ साथ जो उसकी दोनों एम्बिशंस होती हैं, एम्बिशंस ऑफ लव और इसके साथ साथ एम्बिशंस ऑफ बीइंग अ ग्रेट स्कॉलर, ये दोनों की दोनों उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनमें उसको असफलता मिलती है, फेलियर मिलती है। तो उन दोनों में वो निराश हो जाता है और इस तरह से इस निराशावादी सोच के साथ इस उपन्यास का अंत हो जाता है दोस्तों, ज्यूड दी ऑब्सक्यूर का। उम्मीद है कि जो आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपकी स्टोरी कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।